हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बेसिक साइंस के अंदर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर का सेट नंबर 3 हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और ये लास्ट सेट है। इस सेट के साथ बेसिक साइंस के अंदर साइंस के जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं और वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2024-25 वाले प्लेलिस्ट के अंदर। 19 मार्च और 20 मार्च को आपका पेपर है, एग्जाम है, तो आप सभी को इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। जिन्होंने भी दिल से तैयारी की है, मेहनत की है, उन सारे का पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस सेट नंबर 3 में। एम द्रव्यमान की गेंद v वेग से किसी दीवार से टकराकर वापस उसी दिशा में v वेग से लौट जाती है। गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। एक दीवार है, इस दीवार से m द्रव्यमान की एक गेंद v वेग से ऐसे जाती है, दीवार से टकराती है और फिर v वेग से इसी दिशा में लौट जाती है। अच्छा, टकराने से पहले जो संवेग है वो है प्रारंभिक संवेग, है ना, वो है प्रारंभिक संवेग, इनिशियल मोमेंटम। ये बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने में वेग। टकराने के बाद जो संवेग यहाँ पर होगा वो होगा अंतिम संवेग। ठीक, वो होगा अंतिम संवेग और इस संवेग कितना हो जाएगा, अंतिम संवेग बराबर द्रव्यमान गुने में वेग। द्रव्यमान तो m ही रहेगा लेकिन वेग यहाँ पर माइनस भी हो जाएगा। इधर वाले को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वाले को हम लोग निगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर बदल रही है, तो इधर वाले को हम लोगों ने प्लस में लिया तो इधर वाले को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर माइनस m इंटू में v हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन होता है अंतिम संवेग, है ना, अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग माइनस mv माइनस प्रारंभिक संवेग जो कि है mv, तो -2mv हमारा आंसर हो जाएगा, -2mv। तो डी हमारा राइट आंसर। कोई इलेक्ट्रिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 हॉर्स पावर की शक्ति देता है। इस मशीन की दक्षता परसेंटेज में क्या होगी। तो एफिशिएंसी की बात की गई यहाँ पर, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बटे में इनपुट गुने में 100। ये परसेंटेज में एफिशिएंसी आएगा, ठीक है, परसेंटेज में, राइट। तो यहाँ पर देखो आउटपुट कितना है, 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 हॉर्स पावर की शक्ति देता है, यानी आउटपुट है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इसको हम लोग वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 746 वाट हो जाएगी। यहाँ 1 किलो वाट है तो इसको भी हम लोग वाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा और गुने में 100 करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 74.6% हमारा आंसर होगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा पर खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपए है। रेट क्या है, रेट है 2 रुपए पर यूनिट। 1 यूनिट अगर हम बिजली खर्च करते हैं तो 2 रुपए हमें चार्ज देना पड़ता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है। अगर हम 1 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो 2 रुपए हमें चार्ज देना पड़ेगा। हमें पूरे महीने के लिए निकालना है, यानी कि 30 दिन के लिए निकालना है ना, 30 डेज के लिए निकालना है। तो ये यूनिट या फिर किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं कि पूरे महीने में टोटल एनर्जी कितनी खर्च करेंगे हम लोग। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम हो जाएगा। पावर देखो टोटल 5 बल्ब है और सब के सब क्या है कि 100 वाट का है। हमें चाहिए एनर्जी किलो वाट आवर में, तो इस वाट को हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग लगा करके किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम लिखेंगे आवर में। ये एक दिन का है, 1 डे। एक दिन में इतनी ऊर्जा खर्च होती है, हमें पूरे महीने के लिए चाहिए तो इसमें हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 1 2 1 2 1 जीरो से 1 जीरो इसको उड़ाएंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने में 10 गुने में 3,
यानी कि 150, 5 तिहाई 15, 150 जूल। ठीक, अब हमें खर्च चाहिए, तो खर्च कैसे निकालेंगे भाई? कुल ऊर्जा कितनी खपत हुई और गुने में दर क्या है, ऐसे निकालेंगे। कुल ऊर्जा जो है 150 जूल खर्च होती है पूरे महीने में, और दर कितना है कि 1 यूनिट के लिए 2 रुपये लिया जाएगा। सॉरी, ये जूल नहीं है, माफ करिएगा, ये जूल नहीं है, किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर है, यानी कि 150 यूनिट्स। ठीक, 150 यूनिट और 1 यूनिट के लिए 2 रुपये लिया जाता है, तो 300 रुपये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, और ये होता है जूल में 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। तो गतिज ऊर्जा सीधा समानुपाती है वेग के वर्ग का। अगर हम इस v को पहले का 1/3 कर देते हैं तो ये गतिज ऊर्जा पहले की 1/9 हो जाएगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने हेतु किया गया कार्य होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, m द्रव्यमान की वस्तु है, h हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं, तो उसमें किया गया कार्य mgh होता है, और यही स्थितिज ऊर्जा हमारी होती है। जो भी हम कार्य करेंगे वस्तु को h हाइट तक उठाकर ले जाने में, वो सारा का सारा कार्य संचित हो जाएगा वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कार्य बोल दे या फिर स्थितिज ऊर्जा बोल दे, mgh से ही निकलेगा। तो हमें कार्य चाहिए, तो mgh बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 किलोग्राम गुने में 10 और गुने में 1, सबके सब एसआई मात्रक में है, तो 200 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु में संचित है 200 जूल स्थितिज ऊर्जा। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, तो यहाँ से द्रव्यमान आ जाएगा, बल द्रव्यमान नहीं चाहिए, त्वरण चाहिए। त्वरण आ जाएगा बल बट्टे में द्रव्यमान, तो 20/4 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, तो 12 mv² हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 125 जूल है, बराबर हाफ हो जाएगा m गुने में v²। v का मान जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये 25 है, 25 से ये 125 कट जाएगा, 25 25 125 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और फिर ये m बराबर हो जाएगा 5 गुने में 2 यानी कि 10 kg। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कण का रेखीय संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटे में 2 गुने में द्रव्यमान होता है। संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर सीधा समानुपाती है संवेग के वर्ग का। तो अगर हम संवेग को 2 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा पहले की 4 गुनी हो जाएगी ना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 गुनी हो जाएगी। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो जो हम उठाने में कार्य करेंगे वही कार्य संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो mgh के बराबर हो जाएगा। m का मान जो है 10 है, g का मान 10 लेते हैं, और h जो है यहाँ पर 10 है, तो 1000 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1000 जूल। तो देखो यहाँ पर ना हम लोग अगर g का मान 9.8 लेते हैं, वैसे केस में ये 10 गुने में 9.8 गुने में 10, ये 980 जूल आएगा। ऐसे देखा जाए तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पर होगा 980 जूल होगा। अगर सवाल में आपसे कहा नहीं जा रहा है कि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि जी का मान 10 लेना है आपको, तो हम लोग 9.8 लेंगे और आंसर हमारा 980 जूल हो जाएगा।
मान लीजिए कि 980 जूल नहीं होता, वैसे केस में हम लोग 1000 जूल को टिक मारते हैं। ठीक, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 980 जूल जो है हम लोग यहाँ पर आंसर टिक कर रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा? तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग और बट्टे में समय। अंतिम संवेग आपको दिया हुआ है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, माइनस प्रारंभिक संवेग यहाँ पर 0 हो जाएगा, और बट्टे में समय जो है 5 है, और 5 अट्ठे 40, 8 न्यूटन। सी हमारा राइट आंसर। 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। द्रव्यमान जो है 75 किलोग्राम है और वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। एक इंजन प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इस इंजन की शक्ति क्या है? प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करता है, इंजन की शक्ति क्या है? तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। प्रति सेकंड कितना कार्य किया जाता है या फिर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा जो है खपत की जाती है, उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर 12,000 जूल जो है ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है 1 मिनट में, हमें 1 सेकंड में चाहिए, तो 1 मिनट है तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 दूने में 12 हो जाएगा, 200 वाट हमारा आंसर। ये हमारा राइट आंसर। 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने में 0.01 सेकंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा? एक टारगेट है, राइट, बुलेट फायर किया जाता है, तो बुलेट उस टारगेट को हिट करने के बाद 0.01 सेकंड के बाद जो है रुक जाती है। तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा? बुलेट जिस डायरेक्शन में जाकर के हिट की है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो टारगेट है उसने फोर्स लगाया, राइट, उसने फोर्स लगाया जिसके कारण वो बुलेट जो है वो रुक गई। तो फोर्स जो है कितना लगा? तो यहाँ पर देखो फोर्स बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। केवल चेंज इन मोमेंटम नहीं बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर बोलेंगे। संवेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग। ठीक, अंतिम संवेग द्रव्यमान गुने में अंतिम वेग v2 बोल देता हूं मैं, माइनस प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुने में प्रारंभिक वेग में बोल देता हूं v1। m कॉमन लेंगे, v2 माइनस में v1 हो जाएगा, डेल्टा p बराबर, राइट। द्रव्यमान कितना है? देखो 5 ग्राम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, v2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0.01 सेकंड के बाद जो है बुलेट रुक जाती है, तो जो अंतिम वेग है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, 100 सब के सब एसआई मात्रक में है, तो -5 गुने में 10 पे पावर -1 हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, हम लोग चेंज इन मोमेंटम यहां पर डालेंगे, -5 इंटू 10⁻⁻1। टाइम देखो हमारे केस में 0.01 है, यानी कि 10 पे पावर -2 है, यहां से कितना हो जाएगा, -50 न्यूटन। ठीक, -50 न्यूटन हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे के 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य हमारा 0 हो जाएगा यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री हो, तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, दोनों सदिश भौतिक राशियां हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है वर्क बराबर होता है F.S, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं, लेकिन जो वर्क है ये स्केलर है, अदिश है, समझे? तो बल एवं विस्थापन दोनों के दोनों सदिश भौतिक राशियां हैं, लेकिन जो कार्य है
वो अदिश भौतिक राशि है। तो बी हमारा राइट आंसर। एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, यहां पर मीटर कर दो, 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तथा उछलकर 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है, ऊर्जा की हानि है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 20 मीटर की हाइट से जब गेंद गिरी तो टकराते समय इसके पास कितनी ऊर्जा थी? टकराते समय पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम हाइट पर स्थितिज ऊर्जा होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है, सारी की सारी वो स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी रही होगी? mgh के बराबर। mgh के बराबर। अच्छा, m का मान नहीं दिया हुआ है, m का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं ना, मान लेते हैं ना m का मान 1 किलोग्राम अपने मन से, g का मान 10 लेते हैं और h का मान जो है यहाँ पर 20 है, तो 200 जूल। ये सारी की सारी 200 जूल जो स्थितिज ऊर्जा है टकराते समय जो है कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में 200 जूल। अब बोला गया है यहाँ पर ये टकराने के बाद ये गेंद जो है ना केवल 10 मीटर की हाइट तक ही जाती है, केवल 10 मीटर की हाइट तक ही जाती है। ठीक, तो अब बताओ 10 मीटर की हाइट पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh के बराबर होगी। m जो है 1 किलोग्राम हम लोगों ने माना है, g का मान 10 और h का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 100 जूल। 100 जूल। अब देखो टकराते समय 200 जूल ऊर्जा थी, टकराने के बाद ये गई कितने हाइट पर? 10 मीटर की हाइट पर, तो कितनी ऊर्जा? 100 जूल। तो बाकी की 100 जूल ऊर्जा वो खर्च हो गई है ना, जब गेंद टकराई, आवाज आई, कुछ ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, उन सारी चीजों में जो है 100 जूल ऊर्जा जो है खपत हो गई। तो हानि कितने का हो गया यहाँ पर? 50% का। सी हमारा आंसर हो जाएगा। आप परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हो, है ना। चेंज कितने का आया? तो 200 माइनस में 100 करेंगे, इनिशियल कितनी ऊर्जा थी? 200 थी और गुने में 100, 100 बट्टे में 200 और गुने में 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 50% आंसर आएगा। ठीक, 200 लीटर जल को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कृत्य कार्य होगा, कृत्य कार्य होगा यानी कि कार्य आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्क बराबर हो जाएगा हमारा mgh के बराबर, m का मान 200 लीटर यहाँ पर दे रखा है, तो 1 लीटर जल के लिए 1 किलोग्राम होता है, तो इसको हम लोग 200 किलोग्राम मानेंगे। g का मान 10 लेते हैं और h का मान जो है 5 है, तो ये 5 दुने में 10, उसके बाद 3 जीरो आएगा, ये हो जाएगा हमारा जूल। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10,000 जूल के स्थान पर न्यूटन मीटर, है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। इसी को हम लोग लगभग 10 न्यूटन मानकर चल सकते हैं। तो इसमें हम लोग 10 से जब भाग लगाएंगे तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम फोर्स और मीटर। तो यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक है, किग्रा भार मीटर होना चाहिए था, है ना, किग्रा भार मीटर, यानी ये है के जी एफ मीटर। 1 के जी एफ बराबर 10 न्यूटन होता है, ए हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर किग्रा भार मीटर होना चाहिए, किलोग्राम भार मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो के जी एफ मीटर यहाँ पर हम लिखेंगे, नहीं तो हम लोग 10,000 जूल बोल देंगे या फिर 10,000 न्यूटन मीटर बोल देंगे। यदि 70 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 150 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। फिर से यहाँ पर ऊंचाई की बात की गई है और कार्य की बात की गई है। वर्क बराबर जो है mgh हो जाएगा। m जो है 70 किलोग्राम है, g का मान 10 लेते हैं और h जो है यहाँ पर 150 है। 15 सतह में 105 हो जाएगा, 1 2 3 3 जीरो डालेंगे, ये हमारा जूल है, यानी कि न्यूटन मीटर भी हम बोल सकते हैं। वापस हम लोग क्या करेंगे? 10 से भाग लगाएंगे, 10 से भाग लगाएंगे तो ये के जी एफ मीटर हो जाएगा। तो यहाँ भी किलोग्राम भार मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 10,500 किलोग्राम भार मीटर।
एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा होगी। देखो, मनुष्य ने बोझ को उठाया, अपने सर पर रखा, तो बोझ को उठाने में उसने कितना कार्य किया? बोझ को उठाने में उसने कार्य किया mgh। ये mg भार है उस बोझ का, और h वो हाइट है, यानी कि जमीन से मनुष्य के सर तक। उसको उठाने में, उस बोझ को उठाने में तो इसने कार्य किया, लेकिन उठा करके वो अपने सिर पर रख लिया और खड़ा हो गया। उठा करके अपने सिर पर रखा और वो खड़ा हो गया, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि वो खड़ा है, तो यहाँ पर वर्क हमारा जीरो हो जाएगा। तो उठाने में तो उसने कार्य किया, लेकिन एक बार जब उसने अपने सर पर रख लिया उसके बाद वो खड़ा है, उसके बाद वो कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि एक पंप के द्वारा 40 मीटर क्यूब पानी को 8 मीटर की ऊंचाई तक 1 घंटे में पहुंचाया जाता है तो पंप की शक्ति होगी। तो शक्ति बराबर हो जाएगा mgh/t। अब देखो, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो यहाँ पर 40 मीटर क्यूब है तो बराबर हो जाएगा 40 गुने में 1000 लीटर। और जल के लिए 1000 मतलब इतना लीटर जो है इतना केजी के बराबर हो जाएगा, तो 4 गुने 10 पे पावर 4 किलो ग्राम। ठीक, इस मान को हम लोग यहाँ पर डालेंगे, 4 गुने में 10 पे पावर 4 गुने में जी का मान 10 लेते हैं और एच का मान जो है 8 लेते हैं। अब देखो, 1 घंटा है, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व करेंगे तो 888.8 वाट आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 900 न्यूटन के बल से एक द्रव्यमान को 2 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य है। देखो, यहाँ पर शक्ति जो है आपको चाहिए, गलती से जो है यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है, तो पावर बराबर हो जाएगा mgh/t। अब देखो, यहाँ पर डायरेक्ट mg का मान आपको दिया हुआ है 900। ठीक है, 900 डायरेक्ट mg का मान दिया हुआ है। mg क्या है? बल है। और h जो है हमारे पास 10 मीटर है, समय जो है 2 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। राइट, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 दिनों में 12 हो जाएगा, तो 900 बट्टे में 12, तो ये बराबर जो है 75 वाट आएगा। ठीक, 12 पंचे में 60, 12 सत्ते 84, 6 4 10, 8 1 9। ठीक है, 75 वाट हमारा आंसर होगा। एक 100 ग्राम द्रव्यमान को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा है। तो सारी की सारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में, तो mgh के बराबर हो जाएगा। 100 ग्राम है, इसको हम लोग 1000 से भाग लगा करके केजी में कन्वर्ट करेंगे। जी का मान 10 है और h का मान भी यहाँ पर 10 है, तो 1 2 3 1 2 3 10 जूल हमारा आंसर। 3730 वाट बराबर अश्व शक्ति। कितना अश्व शक्ति होगा? 1 हॉर्स पावर बराबर 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अब हमारे पास 3730 वाट है, इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 746 से भाग लगाएंगे। ठीक, ये 5 HP आएगा। 125 किलोग्राम 5 मिनट में 12.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए इंजन कितनी शक्ति का होना चाहिए? 125 किलोग्राम वजन है, शक्ति चाहिए, तो पावर इज इक्वल टू mgh/t हो जाएगा। शक्ति चाहिए, ऊंचाई तक उठाने की बात की गई है। m का मान 125 है, g का मान जो है यहाँ पर 10 लेते हैं, h का मान जो है 12.5 है, और बट्टे में टाइम चाहिए 5 मिनट में, तो 5 गुने में 60 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.069 आंसर आएगा। अच्छा, अश्व शक्ति में चाहिए, ये तो वाट में है ना, ये तो वाट में है। इसको अश्व शक्ति में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? वाट को अश्व शक्ति में कन्वर्ट करने के लिए, वाट को अश्व शक्ति में कन्वर्ट करने के लिए 746 से हम लोग भाग लगाते हैं ना, तो ये हॉर्स पावर में आंसर आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये सेट नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। एक बार फिर से आप सभी को
आने वाले आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।